Hello everyone. Welcome you all. Today we will do a refraction of light. इससे पहले we have already done reflection of light. ठीक है? Reflection of light topic has completed now. Now we will move towards the next topic, refraction of light. Okay? Hello everyone and welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. अगर आपको वीडियो पसंद आता है so please like my video. And if you are new to the channel, then also subscribe my channel. So we will start refraction of light. So the topic for today, a refraction of light. Okay. तो अभी जो हमने रिफ्लेक्शन टर्म किया कि जब लाइट किसी ओपैक सरफेस पे पड़ती है, ओपैक सरफेस का मतलब है कि लाइक ये वॉल हो गई, ठीक है, कोई भी ओपैक सरफेस हमारी बॉडी है दैट इज़ ऑल्सो ओपैक बॉडी। तो जब भी ओपैक सरफेस पे पड़ती है तो इट गेट रिफ्लेक्टेड, ये आपकी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, एंड दिस टर्म इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट जब लाइट किसी ऐसे मीडियम में एंटर करती है विच इज़ ट्रांसपेरेंट, जो कि आपका कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है, तो ऐसे मीडियम से जब लाइट आपके पास होती है तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड, ये आपकी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, ये उसमें से पास हो जाती है, एंड दैट टर्म इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन। और ये आपने अपनी डेली लाइफ में काफ़ी बार देखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज आपके पास एक वन कप वाटर है और आप उस पर पेंसिल डालो, तो वो पेंसिल जो आपको दिखनी चाहिए, आपने हाफ कप वाटर लेना है और आपने पेंसिल उसमें डिप करनी है। जब आप पेंसिल को डिप करोगे तो आप देखोगे कि वो पेंसिल जो है थोड़ी सी रेजेज ऑफ है, ऊपर की तरफ उठी हुई है, जबकि उसका पाथ कुछ और होना चाहिए वो। तो ये हो क्या रहा है, वाटर आपका ट्रांसपेरेंट है, एयर से वाटर में लाइट जा रही है तो रिफ्लेक्टेड नहीं हो रही है, रिफ्रैक्टेड हो रही है, वाटर के अंदर से पास हो रही है, और उस रिफ्रैक्शन की वजह से वो पेंसिल आपको थोड़ी सी रेजेस अप दिखती है। सेकेंड एग्जाम्पल के सपोज आपके पास कोई ग्लास का पीस है और आप जरा सा वर्ड के ऊपर उस पीस को रखो और आप देखोगे कि वो वर्ड आपको थोड़े से रेजेस अप दिखेंगे। क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन ऐसा क्यों होता है, सो लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो बेटा हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, तो लाइक मैं बात करती हूँ सिंपल सा मीडियम जो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, दैट इज मैं एयर ले रही हूँ और यहाँ मैं ग्लास ले रही हूँ। ठीक है, सपोज ये एयर है और ये मेरा ग्लास लैब है। ठीक है, ग्लास का एक पीस है, हमारे लैब में अवेलेबल है, फिजिक्स लैब में ग्लास लैब इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो जब इसमें से आपकी कोई लाइट रेज पास होती है तो ये आपके क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। आपको ऑलरेडी पता है, आपने इससे पहले रिफ्लेक्शन किया हुआ है, दिस इज इंसिडेंट रे। हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज माय नॉर्मल। नॉर्मल क्या है कि जहाँ से रेज आ रही है उसके परपेंडिकुलर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज नॉर्मल। ओके, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो रेज है ये कैसे जानी चाहिए, ये रेज आपकी ऐसे निकलनी चाहिए। ओके, बट हो क्या रहा है, यहाँ पर एयर दूसरा मीडियम है एंड ग्लास क्या है, दूसरा मीडियम है। तो यहाँ पर लाइट जो है एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। तो जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो ये लाइट ऐसे ना जाके थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये ऐसे आ जाती है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, फिर से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम कह रहे हैं कि इस लाइट को क्या करना चाहिए, कि इस लाइट को अब क्या बोलते हैं, ये वाला पाथ ही लेना चाहिए। बट अब लाइट हमारी क्या हो रही है, थोड़ा सा अवे द नॉर्मल जा रही है, ऐसे जाएगी। ठीक है, और हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बना रखी है, क्या लाइट रेस वैसे जा रही है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था? नहीं जा रही है ना। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि यहाँ पर हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब भी कोई लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है
तो या तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल आपकी मुड़ जाती है। अब ये कब टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है, कब अवे द नॉर्मल होती है, लेट अस डिस्कस। तो यहाँ पर लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास में, तो कहीं ना कहीं मीडियम आपका डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पर लाइट आपकी उस पाथ पे न जाके टूवर्ड्स द नॉर्मल आपकी बेंड हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड टाइम यहाँ से लाइट एंटर कर रही है ग्लास टू एयर, और ग्लास टू एयर ये भी आपके दो डिफरेंट आपके मीडियम है, तो यहाँ पर लाइट सेम पाथ न लेकर के अवे द नॉर्मल जा रही है। तो इसे हम कहते हैं, टर्म को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है ये, अब देखो ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको पहले से पता है, आपने रिफ्लेक्शन किया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड आपका इंसिडेंट हो गया, ये हो गया इसका एंगल आर, ये हो गया इसका एंगल आई, और ये हो गया इसका एंगल आर, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब इन तीनों एंगल को आप ध्यान से देखो। अगर आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सारे क्या होते हैं, सेम प्लेन पे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसके लिए भी आपका सेम ही है कि हाँ भाई हमारी रिफ्लेक्टेड रेज और जो आपकी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन पे है, ओके, ठीक है। एक ही प्लेन का मतलब समझते हो आप। सपोज मैं इसमें डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये मैंने अपना ले लिया दूसरा मीडियम या कुछ भी, चलो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर हुआ है। अब जो आपकी रिफ्लेक्टेड होगी, अगर मैं इस पेज को मोड़ दूँ, फ्रंट कर दूँ, तो क्या ये रेस आपकी उसके नीचे मुड़ जाएगी? नहीं मुड़ेगी ना, वो तो ऐसे सीधे ही जाएगी। तो मीन्स ये दो प्लेन पे तो नहीं हो सकती ना, सेम ही प्लेन पे होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ओके। सेकेंड पॉइंट उसमें क्या था, सेकेंड पॉइंट था उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ये आपके इक्वल होते हैं। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। बट इसमें ज़रा ध्यान से देखो, क्या इंसिडेंट का जो एंगल है वही रिफ्लेक्शन का है, रिफ्लेक्शन का है? नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, ये ज़्यादा है और ये कम है, यहाँ पर ये कम है और ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे एंगल और रिफ्लेक्टेड रे एंगल ये आपके सेम नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं। बट हाँ, दोनों का जो एंगल है साइन आई अपॉन sin r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ज़रूर कॉन्स्टेंट होगा कि भाई ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपकी फिक्स होगी, ठीक है। मीन्स जब एयर से ग्लास में अगर रेस एंटर कर रही है तो उनका जो होगा, ये वैल्यू जो होगी साइन आई साइन आर की वैल्यू, ये वैल्यू फिक्स होगी, और ये कैलकुलेटेड भी है, और जो कि क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, ओके। सो दिस इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में अंदर आपको डिफरेंस पता लगा। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट तो सेम है, बट सेकेंड पॉइंट में वहाँ था साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, बट यहाँ पर क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये चीज़ आपकी फिक्स होगी एंड दैट इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम एन बोलते हैं, एंड दिस टर्म इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप इसको समझो कि ये आखिर होता क्यों है, क्यों आपकी रेस टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल आपकी चली जाती है। तो बेटा ये इस वजह से होता है कि, इसको मैं रफ कर देती हूँ, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये एयर है, ओके, आप इसमें मूव करो, तो आप इसमें इजीली मूव कर रहे हो। अब मैं आपसे बोलूँ आप वाटर में चले जाओ, ठीक है, आप वाटर में चले जाओ,
क्या आप जैसे यहाँ एयर में मूव कर रहे हो, यू कैन ईजिली मूव इन वाटर? आप वाटर में भी उतने ही ईजिली मूव कर लोगे जितना आप एयर में मूव कर रहे हो? इज इट पॉसिबल? नो, नहीं ना। वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज जो वाटर है दैट इज डेंसर देन एयर। डेंसर समझते हो, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है कंपैरिजन टू एयर। ठीक है, क्लियर? अब आप सोचोगे कि मैं डेंसिटी का पता कैसे लगाऊंगा? तो बेटा अभी आप 10th क्लास में हो, अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लो कि बेटा जिसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं मीन्स मास अपॉन डेंसिटी होता क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिसका मास चाहता है दैट इज़ आपका डेंसर मीडियम। अब आप इजीली ऐसे समझ लो कि एयर तो आपको नज़र नहीं आ रही है बट वाटर तो नज़र आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा डेंस है इसलिए नज़र आ रहा है। और सिंपल एग्जांपल दूँ, वाटर एंड हनी। वाटर एंड हनी में से कौन डेंसर है? दैट इज हनी। हनी ज़्यादा डेंसर है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया रेयर एंड डेंसर क्या है। जैसे अब मैं एयर एंड वाटर को करूँ तो एयर रेयर है और वाटर डेंसर है। ठीक है, अगर मैं वाटर एंड हनी को करूँ तो वाटर मेरा रेयर है और हनी डेंसर है। ठीक है, एयर एंड ग्लास को करूँ तो एयर मेरा रेयर है एंड ग्लास डेंसर है। समझ में आ गया रेयर एंड डेंसर? तो यहाँ पर जो हमारा मीडियम है एयर, तो एयर जो है दैट इज रेयर है, ये आपका रेयर है। और ग्लास कैसा है? डेंसर है। कैसा है? डेंसर है। ठीक है, तो सेम एज जैसे आप है रेयर मीडियम में इजीली मूव कर रहे थे और डेंसर में आपका वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई ना, कम। वाटर में आप उतनी स्पीडली नहीं मूव कर पाओगे। यहाँ पे तो मैं बोलूँ कि यहाँ से रन कर जाओ तो आप दौड़ के भाग जाओगे। वाटर में बोलूँ मैं आपको डाल करके कि रन कर जाओ तो इज इट पॉसिबल? आपकी वेलोसिटी क्या होगी वहाँ पर? कम होगी। तो सेम एज लाइट भी जब रेयर टू डेंसर आपके पास होती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है कम। क्या हो जाती है? When the rays pass from rarer medium to denser, the velocity become less या low। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो आपकी रेज है दैट मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो अब आपने ये पॉइंट क्लियर रखना है कि जब रेयर टू डेंसर जा रही है लाइट तो आपकी लाइट कहाँ मुड़ेगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, क्लियर इट इज? और जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी मीन्स कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयर, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल से अवे जाएगी। अब आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई। जब लाइट रेज रेयर टू डेंसर जाती है तो इट मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, व्हेन लाइट रेज पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट मूव अवे द नॉर्मल। ठीक है, मीन्स डेंसर से मैं पानी से आपको वापस एयर में छोड़ दूं तो आप भाग जाओगे। ठीक है, तो दैट इज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? सो ये आपको पाथ क्लियर हो गया कि कब मैंने लाइट को टूवर्ड्स द नॉर्मल आपके बेंड किया, कब मैंने अवे द नॉर्मल उसको बेंड किया। सो जब रेयर टू डेंसर जाएगी इट मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर टू रेयर इट मूव अवे द नॉर्मल। क्लियर इट इज? ओके, सो इस वजह से आपकी जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से वो जो लाइट है वो आपकी टूवर्ड्स एंड अवे आपकी मूव करती है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझो बेटा, मैंने क्या बताया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर विच इज अ कांस्टेंट एंड इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक और टर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज वेलोसिटी। क्यों? साइन आई एंड साइन आर इट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ना। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ये भी बोल सकते हैं कि सपोज मैं सेकेंड का निकाल रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी वेलोसिटी इन मीडियम फर्स्ट and velocity in medium second. So this is the formula of refractive index. refractive index का क्या formula है?
सेकेंड का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो वेलोसिटी इन मीडियम फर्स्ट अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम सेकेंड। ठीक है, तो अगर मुझे दोनों मीडियम की वेलोसिटी पता है तो आई कैन ईजिली कैलकुलेट व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस। क्लियर, कि कितना आपका जो होगा साइन आई एंड साइन आर जो है वो कितना होगा, उसका रेशियो वो मुझे पता लग जाएगा। क्लियर। अब देखो, अगर हमारे पास एक बनी हुई टेबल है, मीन्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो हमारे पास एक पहले से रेडीमेड टेबल है और उन्होंने क्या किया हुआ है, क्योंकि एयर उन्होंने ली हुई है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸, और जो एयर वाली है और वैक्यूम उसमें एक माइनर सा ही आपका बोलते हैं चेंज है, तो मोस्टली हम ले लेते हैं इस वैल्यू को। तो ये वैल्यू आपकी फिक्स होती है, तो ये वैल्यू ऊपर रख देते हैं और एयर के रिस्पेक्ट में मीन वेलोसिटी इन एयर हम ऊपर रख देते हैं। और सपोज मुझे निकालना है ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ग्लास में कहाँ रख दूंगी, नीचे, और ये जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो निकलेगा मेरा ग्लास का। ठीक है, एक कंपैरेटिव वैल्यू मैंने निकाल ली। सपोज आपने अगर देखो आपने लेंथ को मेज़र करना है तो आप एक SI यूनिट बना करके रखते हो ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू इतने किलोमीटर। तो मुझे अगर सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो मैं क्या करती हूँ भाई, इसका एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लेती हूँ सबका और वो वैल्यूज़ मैं रख देती हूँ। उससे मुझे पता लग जाता है कि भाई किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा डेंसर है, कौन ज़्यादा रेयर है, सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल आपकी बनी किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में बनी हुई है, जो कि आपकी फिक्स वैल्यू है, और उसकी वेलोसिटी को जिसकी मीडियम की हमने निकालना है उसकी वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकल आता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा किसका कम निकलेगा, तो बेटा जस्ट इमेजिन ऊपर हमने एयर लिया हुआ है, हम तो रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो अगर एयर की वेलोसिटी सपोज मैंने कहा ना कि चलो हम वैक्यूम का ही ले लेते हैं, 3 × 10⁸ है, और मेरी नीचे वाली वैल्यू है रेयर है, तो उसमें तो वेलोसिटी आपकी ज़्यादा ही होगी। तो ये वैल्यू जो है अगर सपोज ज़्यादा है तो मेरी वैल्यू आ गई 1.5। ठीक है, और अगर इससे रेयर है 1 × 10⁸ है तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, मतलब जितना मीडियम डेंस होता जाएगा, ये डेंस का है, डेंस में वेलोसिटी कम होती है, रेयर में ज़्यादा होती है। जितना मीडियम रेयर होता जाएगा मेरी ये वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, और जितना मीडियम डेंस होता जाएगा, जितनी वेलोसिटी कम होती जाएगी नीचे वाले की, यानी वेलोसिटी कम होना मतलब मैंने आपको बता दिया ना, वेलोसिटी कब कम होगी, जब मीडियम डेंसर होगा। तो जितना डेंसर मीडियम होगा उतनी ही ये वैल्यू कम होगी, जितनी ये वैल्यू कम होगी उतना ही ये रेशियो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा निकलेगा, जो ज़्यादा डेंसर होगा। क्लियर, तो आप अपनी टेबल पे खुद टैली करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि अरे हाँ ये तो जो डेंसर होता चला जा रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा आती चली जा रही है। क्लियर, भी एयर में ये थी, वाटर की ये निकली, ग्लास की ये निकली, डायमंड की और ज़्यादा हो गई। तो क्यों हो गई, क्योंकि मीडियम डेंसर होता जा रहा है, और डेंसर होने की वजह से वेलोसिटी आपकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और वेलोसिटी के कम होने से रेशियो जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा निकल रहा है। क्लियर, तो आपको बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आई थिंक काफ़ी हद तक क्लियर हो गया, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्लियर हो गया, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब भी क्लियर हो गया। सो नाउ द 2 terms आर लेफ्ट, सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. So this is all about for today. So goodbye and have a nice day.